जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं विज्ञानंद शिक्षक की दुनिया में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से संबंधित 40+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। पहला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ क्या होता है? किसी व्यवस्था का अंग होना या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को समझना या समान आवश्यकता वाले बच्चे को समझना या उपयुक्त सभी। किसी व्यवस्था का अंग होना ही समावेशन का अर्थ कहलाता है। किसी व्यवस्था का होना ही जो किसी व्यवस्था का जो अंग होता है वह कौन होता है? समावेशन होता है। अगला प्रश्न है, समावेशन का मुख्य तत्व क्या है? समावेशन का मुख्य तत्व क्या है? पहला है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा में प्रगति या उपयुक्त सभी। तो जो समावेशन का मुख्य तत्व है वह शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा की प्रक्रिया भी है और शिक्षा में प्रगति अर्थात उपयुक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, बहिष्करण होता है। जो बहिष्करण होता है ये क्या है? जेंडर के आधार पर होता है या वर्ग के आधार पर होता है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आधार पर होता है या उपयुक्त सभी। तो जो बहिष्करण होता है वो जेंडर के आधार पर ही होता है, वर्ग के आधार पर भी होता है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आधार पर भी होता है अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक का घटक है। सांस्कृतिक का घटक है मूल, आदतें, दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी। तो जो सांस्कृतिक का घटक है वो मूल भी है, आदतें भी है, दृष्टिकोण भी है अर्थात उपयुक्त सभी होगा। लापिये ने सांस्कृतिक के भाग बताए थे। जो लापिये ने सांस्कृतिक के कितने भाग बताए थे? 2, 3, 4 या 5। तो जो लापिये ने संस्कृति का जो भाग बताए थे वो 3 भाग बताए थे। अगला पॉइंट है, परिवार की विशेषता है। परिवार की विशेषता है अस्थायित्व, एकात्मक एवं संयुक्त रूप या लैंगिक संबंधों पर आधारित व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो जो परिवार की विशेषता है वो अस्थायित्व भी है, एकात्मक एवं संयुक्त रूप भी होता है और लैंगिक संबंधों पर आधारित व्यवस्था भी होता है अर्थात उपयुक्त क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, परिवार का कार्य है। जो परिवार होता है उनका क्या कार्य होता है? शारीरिक विकास का कार्य, मानसिक विकास का कार्य या सामाजिक विकास का कार्य या उपयुक्त सभी। तो जो परिवार का कार्य है वो शारीरिक विकास का कार्य होता है, मानसिक विकास का भी कार्य होता है और यहाँ सामाजिक विकास का भी कार्य होता है। मतलब शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है अर्थात उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कास्ट के लिए लैटिन भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो कास्ट है उनको लैटिन भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कास्ट का, कास्टा का, कास्ट्स का, कास्टेस का। तो जो कास्ट के लिए लैटिन भाषा जो होती है यहाँ पे कास्टस होती है। क्या होती है? कास्टस होती है। अगला प्रश्न है, जाति की विशेषता है। जो जाति है उनकी क्या क्या विशेषता है? वो जन्म पर आधारित व्यवस्था है या वंशानुक्रम व्यवस्था है या स्वामित्व व्यवस्था है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो जाति की विशेषता है
जन पर आधारित व्यवस्था भी है, वंशानुक्रम व्यवस्था भी है और स्वामित्व व्यवस्था भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है गति के प्रकार। जो गति है उनके प्रकार, स्वर्ण जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ या उपयुक्त सभी। तो जो गति के प्रकार हैं वो स्वर्ण जातियाँ भी है, पिछड़ी जातियाँ भी है, अनुसूचित जातियाँ भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा इसका। धर्म शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? जो धर्म शब्द है संस्कृत के किस धातु से बना है? धम, ध, ध्री, धृर। तो जो धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है। अगला प्रश्न है धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है। जो धार्मिक शिक्षा है उनका क्या उद्देश्य है? बालक के चरित्र का विकास करना, व्यापक दृष्टिकोण स्थापित करना या सर्वांगीण विकास करना या उपयुक्त सभी। जो धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य है वो बालक के चरित्र का विकास करना भी होता है, व्यापक दृष्टिकोण स्थापित करना भी होता है, सर्वांगीण विकास भी होता है ना, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, यहाँ पे अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के जो 3 में हैं क्या है? राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट, या महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना, या महिलाओं की मान मर्यादा की सुरक्षा करना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 15 के 3 में है राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट। अगला प्रश्न है महिला समानता एवं महिला पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? जो महिला समानता है ना, जो महिला समानता एवं महिला जो पुनर्विवाह अर्थात दोबारा विवाह होना, यह अधिनियम कब बनाया गया था? 1962 में या 1856 में या 1954 में या 1989 में? तो यहाँ पर जो महिला जो पुनर्विवाह अधिनियम थी वो 1856 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46। तो यहाँ पे जो लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव रोकने की जो व्यवस्था की गई थी वो अनुच्छेद 15 में था। अगला प्रश्न है सरकारी नौकरियां में महिलाओं को भी पुरुष के समान अवसर दिलाने की बात किस अनुच्छेद में कही गई थी? जो सरकारी नौकरी होती है उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान अवसर दिलाने की बात किस अनुच्छेद में कही गई थी? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 46? तो अनुच्छेद 16 में कहा गया था। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह महिलाओं को मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य ना करे? कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है जो महिलाओं की जो मान मर्यादा है ऐसा काम नहीं करें जिससे महिलाओं की मान मर्यादा कम हो? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 45? तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है शिक्षा से संबंधित धारा है क्या? 14, 16, 45 या सभी? तो यहाँ पर जो शिक्षा से संबंधित धारा है वो है 45। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। जो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है क्या चीज़ की आवश्यकता है? संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, या शिक्षा के सर्वव्यापकता के लिए, या शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो संवैधानिक
उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए भी है, शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए भी है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां थी? 2001 में जो जनगणना हुआ था उस समय संपूर्ण जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर कितना स्त्री थी? 842, 839 या 933 या 1052? तो उस समय 933 महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार पंजाब, दिल्ली तथा हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 820, 833 या 861 या 881? तो यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 861। अगला प्रश्न है, भारत में जो सिख धर्म में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 832, 886, 730 या 786? तो भारत में जो सिख धर्म में जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी वो थी 786। कितना थी? 786। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म में प्रति 1000 पुरुषों पर, भारत में जैन धर्म में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? है ना, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 833, 786, 870 या 865? तो जैन धर्म में जो महिलाओं की संख्या थी 1000 पुरुष पर वो 870 थे। कितना थी? 870। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 2001 में असाक्षर महिलाओं की प्रतिशत था। कितना था? 30.2%, 35.4% या 49.5% या 65.6%? तो जो भारत में 2001 में जनगणना हुआ था उस समय असाक्षर महिला की संख्या थी वो 49.5% थी। भारत में लड़कियों की शिक्षा में बाधक तत्व है क्या? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था या निर्धनता या अशिक्षा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो भारत में लड़कियों की शिक्षा में बाधक होती है वो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था भी है, निर्धनता भी है, अशिक्षा भी है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय आकांक्षाओं में जो भारतीय की जो कक्षा होती है उसमें असमानता और विविधता के कारण है क्या? प्रांतीय आवश्यकता, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव या उपयुक्त सभी? तो जो भारत की कक्षाओं में जो असमानता होती है उसमें प्रांतीय आवश्यकता भी है, राजनीतिक प्रभाव भी होता है और सामाजिक प्रभाव भी होता है, अर्थात ये उपयुक्त सभी होगा। असमानता निवारण का उपाय है। जो असमानता होती है, भेदभाव होती है, उसको निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार करना, है ना, रूपरेखा के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना या उपयुक्त सभी? तो जो असमानता का निवारण है वो देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करके भी किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार कर लेना चाहिए, रूपरेखा के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होना चाहिए, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय में नीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में परिवर्तन हेतु व्यूह रचना है क्या है? अभिभावकों की सहभागिता,
शिक्षक प्रशिक्षण या स्पोर्ट्स एवं खेलकूद में समान भागीदारी या उपयुक्त सभी। तो जो विद्यालय में नीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसके लिए अभिभावकों की सहभागिता भी होती है, शिक्षक प्रशिक्षण भी होते हैं, स्पोर्ट्स एवं खेलकूद में समान भागीदारी अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल नित्यचर्या के निर्माण की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं क्या? पर्याप्त शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी या शैक्षिक सामग्री का अभाव या उपयुक्त सभी। तो जो स्कूल का जो नित्यचर्या के निर्माण के जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती है इसमें पर्याप्त शिक्षक की कमी भी है, शिक्षक पूर्ण रूप से नहीं होने के कारण भी कठिनाइयाँ होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, जो शिक्षक हैं वो प्रशिक्षित नहीं होने के कारण भी कठिनाइयाँ होती है, शैक्षिक सामग्री का अभाव भी है अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन से, स्पेनिश या जापानीज या अंग्रेजी? जो पाठ्यक्रम जो करिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन शब्द से। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, जो पाठ्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है? बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना या संकुचित दृष्टिकोण या पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देना या उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है बालकों को लोकतंत्र के लिए तैयार करना है ना जी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। जो पाठ्यक्रम है उसकी आवश्यकता होती है शिक्षा को श्रृंखलाबद्ध तथा सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए या छात्रों को विषय संबंधी स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने के लिए या शिक्षक एवं छात्रों को एक निश्चित समय सीमा का बोध कराने के लिए या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है यहाँ पे शिक्षा को श्रृंखलाबद्ध तथा सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए ये भी होती है, छात्रों को विषय संबंधी स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है, शिक्षक एवं छात्रों को एक निश्चित समय सीमा को बोध कराने के लिए, जी बिल्कुल सही है, अर्थात उपयुक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का आधार है क्या? सामाजिक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए या वैज्ञानिक होना चाहिए अर्थात उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का जो आधार है सामाजिक भी होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, वैज्ञानिक भी होना चाहिए अर्थात उपयुक्त सभी होगा। पाठ्यक्रम का प्रकार है शास्त्रीय पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम का प्रकार है वो शास्त्रीय पाठ्यक्रम भी है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम भी है ना, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम भी है अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का दोष क्या है? संकुचित दृष्टिकोण, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देने वाला या तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों का अभाव या उपयुक्त सभी। तो जो यहाँ पे पाठ्यक्रम का दोष है वो संकुचित दृष्टिकोण भी है ना, पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देने वाला भी होता है, तकनीकी एवं व्यावसायिक विषयों का अभाव भी है ना, अर्थात उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो जो पाठ्यक्रम का सिद्धांत है, यदि आप पाठ्यक्रम का सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। ये उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत भी होता है, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत भी होता है अर्थात उपयुक्त सभी जी। अगला पॉइंट है, यौन शिक्षा की विशेषता
क्या है? यौन शिक्षा की विशेषता है। क्या है? स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास या युवाओं का भ्रांतियों का नियंत्रण या यौन जनित दुर्व्यवहारों की रोकथाम तथा इनकी पहचान या उपयुक्त सभी। तो जो यौन शिक्षा की विशेषता है वो है स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण का विकास भी है, युवाओं की जो भ्रांतियों का नियंत्रण भी है और यौन जनित दुर्व्यवहारों की रोकथाम तथा इनकी पहचान ये भी है, अर्थात उपयोग सभी। औपचारिक यौन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। जो औपचारिक होता है वो विद्यालय में ग्रहण किया जाता है और जो अनौपचारिक होता है वो विद्यालय के बाहर। शायद आप समझ गए होंगे औपचारिक यौन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? घर, पड़ोस, संगी साथी या विद्यालय। तो क्या होगा? विद्यालय। और अनौपचारिक इसके अपोजिट, अनौपचारिक यौन शिक्षा का मुख्य केंद्र है परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो अनौपचारिक शिक्षा हो गया वो हो गया परिवार। क्या हो गया? परिवार। अगला प्रश्न है यौन शिक्षा देने वाले शिक्षक का कार्य है। यौन शिक्षा देने वाले शिक्षक का कार्य क्या है? जिन्हें शिक्षित करना है उन बच्चों के विषय में पूर्व जानकारी। क्या? पूर्व जानकारी होना। यौन शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में जानकारी होना, सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों का ज्ञान होना, उपयुक्त सभी। तो यौन शिक्षा देने वाले शिक्षक का कार्य है कि जिन्हें शिक्षित करना है उन बच्चों के विषय में पूर्व जानकारी होना। सही बात है। यौन शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में जानकारी होना। जानकारी होगा तभी ना कोई बच्चा को जानकारी दे सकता। जब जिसे खुद पता नहीं है तो दूसरे को जानकारी क्या देगा, है ना। इसलिए बोल रहा है यौन शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में उसको जानकारी होना जरूरी है। सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों का ज्ञान होना, यथार्थ उपयुक्त सभी। जो भी यौन शिक्षा के बारे में यदि किसी बालक को बताते हैं तो उस टीचर के पास ये तीनों गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट है यौन शिक्षा की प्रभाविता हेतु सुझाव। इसके लिए सुझाव क्या क्या होना चाहिए, है ना। सहशिक्षा को प्रोत्साहन देना। सहशिक्षा मतलब होता है एक साथ बैठ कर पढ़ना। अंधविश्वास एवं रूढ़ियों की समस्याएं। लैंगिक समानता हेतु बनाए गए कानूनों का पालन करना या उपयुक्त सभी। तो जो यौन शिक्षा की जो प्रभाविता होती है इसके लिए सहशिक्षा प्रोत्साहन होना जरूरी है। अंधविश्वास एवं रूढ़ियों की समस्याएं, है ना। लैंगिक असमानता हेतु बनाए गए कानूनों का पालन करना ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन जो ही वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।